नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी बिल्लो की भीष्म प्रतिज्ञा का 5वां भाग। इसके पहले आपने सुना बिल्लो के विशेष आग्रह पर कहानी का नायक रात के खाने पर उसके पास पहुंचता है और साथ में उसके और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ढेर सारे उपहार भी ले जाता है। एक खास उपहार वह भी ले जाता है जो उसे बचपन में दिया करता था, और यह खास उपहार उसे देते समय यानी बिल्लो को देते समय वह मन ही मन से शंकित है कि यह जो बचपन को जीने का प्रयास इस उम्र में वह कर रहा है, कहीं या कोई तमाशा न खड़ा कर दे। गांव का मामला है, बिल्लो कहीं नाराज ना हो जाए। इसके आगे क्या होता है सुनिए। बचपन में इससे इस तरह व्यवहार करना, पकड़ना, छूना और बात थी। अब यह शादीशुदा है, मेरा भी परिवार है, न जाने कितने बरसों बाद मिला हूँ, और यह सब कहीं कोई तमाशा हो गया तो मान लो मैं बच बचा के घर चला गया, लेकिन यह तो यहीं रहेगी। दुनिया इसका जीना हराम कर देगी। यह लाख दबंग हो, सबकी नाक में नकेल डाल रखी हो, लेकिन एक साथ सबकी नकेल कहाँ कस पाएगी। मैंने एक गिलास पानी बिल्लो को देते हुए पूछा। बिल्लो मैं बचपन की याद करते करते एकदम बच्चा बन गया, बचकानी हरकत कर डाली। तुम्हारा हाथ इस तरह पकड़ लिया, चॉकलेट खिलाई, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मेरी इस बात पर बिल्लो हंस दी, बोली, सच कहूँ तुम सही में बचपन ही जी रहे हो, इसीलिए ऐसी बचकानी बात कर रहे हो। तुमने जो कुछ किया उसमें मुझे कोई छिछोरापन नहीं दिखाई दिया, न महसूस हुआ। तुम्हारी पकड़ में ऐसी कोई भावना ना ही थी जिसमें मुझे कोई खोट महसूस हुई हो। मैंने कहा फिर क्या दिखा, महसूस हुआ? बिल्लो बोली, देखो इतना पढ़ी लिखी तो हम है नहीं कि तुम्हारी ऐसी बातन का कोई भारी भरकम जवाब दे सकी, लेकिन हम महसूस यही किए कि जैसे तुम बचपन में बड़ा निसंकोच होकर एक दोस्त की तरह हाथ पकड़कर टॉफ़ी वगैरह देते थे, बिल्कुल वही भाव इस समय भी था। और कुछ तो हमने समझ में आवा नहीं। अब तुम्हारे मन में कुछ और रहा हो तो बताओ साफ साफ। बिल्लो की बातें बड़ी साफ, बड़ी निष्कलुष थी। मैंने कहा, बिल्लो यही सही है जो तुमने बताया, लेकिन बचपन में मेरे मन में क्या कुछ और भी हो सकता था? बिल्लो ने कहा, अब जो जाना था समझा था बता दिया, कुछ और रहा हो तो बताओ ना। अब तो सब कुछ बदल गया है, सारा समय कहाँ निकल गया। संकोच करें कि कोनो जरूरत नहीं है। मैंने कहा, हाँ ये सच कह रही हो। अच्छा तो सच सुनो। जब कुछ और समय बीता तो तुमसे जब मिलता तो फिर हटने का मन ना करता। मन करता कि तुम बोलती रहो, मैं तुम्हारे चेहरे को देखता रहूं। तुम्हारी आंखें मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि उन पर से नज़र हटाने का मन ना करता। बार बार तुम्हें छूने का मन करता। जब छुट्टी खत्म होने पर वापस जाने का समय होता तो मन करता कि तुम्हें भी साथ लेता चलूं। वहाँ पहुँचकर कई दिन बड़ा उदास रहता, मगर सब समझते कि गांव में मन लग गया और वापस आने से परेशान हूँ। वहाँ मैं बार बार तुम्हारी आंखें कागज़ पर बनाने की कोशिश करता। मैं यह कहते कहते काफ़ी गंभीर हो गया था। तभी बिल्लो बोली, अरे हमें तो आज पता चल रहा है सब, फिर खाली आंखें ही बनाते रहे या? बिल्लो ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बिल्लो यह कहते कहते गंभीर हुई थी। मैंने कहा, ड्राइंग मेरी बड़ी खराब थी, आंखें भी मुश्किल से ही बना पाता था। कुछ सीखने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार। जानती हो, एक बार ऐसा भी हुआ जब मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया। बिल्लो चौंक कर बोली, क्या? हाँ बिल्लो। अच्छा, मगर काहे, कब? जब सुना कि तुम्हारी शादी हो गई। बिल्लो ने कहा, तो इसमें रोने वाली कौन बात थी? बिल्लो सब जानते समझते हुए भी यही पूछ रही थी। बिल्लो सब जानते समझते हुए भी यह पूछ रही थी। दरअसल वह मेरे मुंह से सब सुनना चाह रही थी। तो कुछ देर उसे देखने के बाद मैंने कहा, वो इसलिए कि उन कई सालों में मिलते जुलते तुमसे इतना लगाव हो गया था कि मैं तुमसे शादी करने की बात सोचने लगा था। मैंने तय कर लिया था कि शादी तुम ही से करूँगा। यह सुनते ही बिल्लो हंस पड़ी, बोली, बहुत भोले हो तुम, इतना कहे में जिंदगी बिता दी है। मतलब कि शादी ब्याह की जिंदगी। अब तो तुम्हारे बच्चे भी शादी वाले हो रहे होंगे।
बिल्लू, मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी शादी आनन फानन में कर दी जाएगी। मैं तो यही सोचे बैठा था कि अभी तो पढ़ोगी लिखोगी, तब कहीं शादी होगी, तब तक मैं भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगूंगा, तब अम्मा से कहूँगा कि मेरी शादी तुमसे करा दें। मगर अचानक ही पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। संयोग से उस बार हम लोग आ नहीं पाए थे, और जब आया तो सीधे तुम्हारे घर पहुंचा। वहाँ तुम्हें माँ के साथ देखा तो तुम अपने हाथों से, इसके आगे मैं चुप हो गया। तो बिल्लो बड़ी गंभीर होकर बोली, हाँ, तब हम अपने को अपने हाथों से विधवा बना चुकी थी। बैठी रो रही थी, अपने वैद्य पर नहीं, अपनी किस्मत पर भी नहीं, बल्कि हमारे साथ माँ बाप समाज ने जो अन्याय किया था उसको लेकर। बिल्लो यह कहते कहते बड़ी भावुक हो गई और कुछ देर चुप रहकर बोली, जब तुम इतना निष्कपट होकर इतना सच बोल दी हो तो हम भी यह सच कह रहे हैं। अब तो सब कहने भर का ही रह गया। जैसे तुम मुझसे बातें करते रहना चाहते थे, देखते रहना और छूने की कोशिश करते थे, छूना चाहते थे, वैसे ही मैं भी चाहती थी। मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहती थी। जैसे तुम यहाँ से जाने के बाद उदास रहते थे, रोते थे, वैसे ही मैं भी जब भी अकेले बैठती रहती तो तुम्हारे ही बारे में सोचती। कई बार तो तुम्हें सपनों में भी देखती, मगर किसी से मन की बात कह न पाती। तुम तो जानते ही हो कि हमारा स्वभाव ऐसा था कि किसी को अपनी अंतरंग सहेली भी नहीं बना पाई। जब शादी की बात आई तो बार बार मन में आया कि अम्मा बाबू से कहूँ मन की बात, लेकिन तुम लोग पढ़ाई लिखाई रहन सहन में इतना आगे थे कि हिम्मत ही ना पड़ी। इसी से सब अपने मन की करते रहे और मैं विवश होकर देखती रही। किससे क्या कहती, मेरी सुनने वाला कोई था ही नहीं। फिर अचानक ही शादी कर दी गई। शादी कितने दिन चली सब जानते ही हो। और उस दिन जब शादी के नाम पर अपने साथ हुए अन्याय का जवाब दे रही थी तो तुम्हें देखकर लगा कि भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे यह सजा दी। कुछ सालों बाद जब तुम आते तो मन में आता कि सब बात तुमसे कहूँ, मगर हिम्मत ना जुटा पाई। फिर तुम्हारे चचा ने घर में जो आफत मचाई उससे तुम लोगों ने आना ही छोड़ दिया। जल्दी ही मैं निराश हो गई और फिर परिस्थितियों ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। और अब इस दुनिया से निकलना जीते जी संभव ही नहीं है। कल अचानक ही तुम ऐसे सामने आ गए। कुछ देर तो हम समझ ही नहीं पाए कि क्या बोले, क्या कहें। अब बात तो यह भी है कि कुछ सुनने कहने के लिए बचा ही क्या है। तुम खेत बेचने आए हो, बेच कर जाने के बाद फिर यहाँ कहाँ आओगे। मतलब कि हम लोगों का यह आखिरी मिलना जुलना बतियाना है। तो मन कर रहा है कि जितना बोल बतिया सके बतिया ले। यह कहकर बिल्लो प्रश्नानुकूल सी एकटक मुझे देखने लगी। मुझे लगा कि यह बात तो सही कह रही है। खेत बेचने के बाद यहाँ आने का कोई कारण ही कहाँ बचता है। मैंने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब तो अपनी मनमर्जी की मालिक हो। फोन पर तो जब चाहो बात कर ही सकती हो। रही बात मिलने की तो घूमने फिरने सूरत आ सकती हो। मैं भी इसी तरह आ सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी तो नहीं कि खेत या ऐसा कुछ हो तभी मिले। मिलने के लिए तो बस मन में इच्छा ही काफ़ी है। इस मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातों के बाद बिल्लो गर्मी कम होने के बाद सूरत आने को तैयार हो गई। मुझसे हर साल कम से कम 4 बार गांव आने का वादा कराने के बाद इस बीच बिल्लो ने अपने आदमियों को बोलकर जीप मकान के पीछे अहाते में खड़ी करा दी। खाना खाने के बाद काफ़ी देर हो गई थी। मेरा मन सिगरेट पीने का हो रहा था। मैंने बिल्लो से कहा कि मैं बाहर सिगरेट पी कर आता हूँ। बिल्लो ने कहा, इतनी रात बाहर टहलना ठीक नहीं, सिगरेट जितनी पीनी है यहीं पियो ना। मैं जब एक दिन पहले बिल्लो से मिला था तभी से देख रहा था कि वह बराबर पान मसाला मुंह में दबाए हुई थी। मुझसे भी कई बार पूछा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाता। उसने मुझे सिगरेट के लिए कहकर फिर एक पुड़िया किनारे से फाड़कर मुंह में भर ली। फिर एक छोटी पुड़िया निकाली जिसमें सिर्फ तंबाकू थी, उसे भी मुंह में डाल लिया। पुड़िया खोलने और उसे मुंह में डालने की स्टाइल से लग रहा था कि वह बरसों बरस से खाती आ रही है और अन्य करोड़ों देशवासियों की तरह वह भी अपने देश के कानून की, न्यायालय की खिल्ली उड़ाती आ रही है।
न्यायालय ने तंबाकू गुटखा बंद किया तो कंपनियों ने तुरंत रास्ता निकाल लिया कि ठीक है, तंबाकू गुटखा बंद, दोनों को अलग अलग पैक कर दिया। अब खाने वाले अलग अलग खरीद कर मुंह में एक साथ भर लेते हैं। मैंने पूछा, बिल्लो कब से खा रही हो यह सब? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब याद नहीं, पहले अम्मा पान खाती रहे, 19 के पनडब्बा से कभी कभी पान खा लिया करते थे। खाना खाने के बाद पान निकाल कर खा लिया करती थी। बस ऐसे ही पड़ गई पान तंबाकू की आदत। अम्मा पान खाती थी तो पान की आदत पड़ गई। और तुम्हारे बाबूजी को मैंने हुक्का और सिगरेट पीते भी देखा था, अक्सर देखता था। तो कभी वहाँ भी तो हाथ साफ नहीं किया? बिल्लू फिर हंस पड़ी, बोली, अब क्या बताएं, कोई मुझसे बात तो करता नहीं था, ऊपर से सुना सुना कर ताने अलग मारे जाते थे। ऐसे में खींच थी, काम धंधा भी कुछ था नहीं, तो मन एकदम बौराया रहता था। एकदम बौराई औरत सी हरकत करती, जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि कोई तो मुझसे कुछ बोले, भले ही गाली दे। सबसे ज़्यादा मुझे खलता अम्मा का ना बोलना। मैं दिखा दिखा कर अंड बंड हरकत करती। ऐसे ही एक दिन बाबूजी ने हुक्का भरा, जलाया कि तभी प्रधान आ गया। बाहर से आवाज़ आई तो बाबूजी बाहर चले गए। फिर पता नहीं क्या बात हुई कि उसी की मोटरसाइकिल पर उसी के साथ कहीं चले गए। अम्मा उस समय चौका लीप रही थी। उनकी चुप्पी ने मुझे और खिंचाया। मैंने फिर अपनी खींच उतारने वो कुछ बोले इसके लिए उन्हें दिखाकर हुक्के का लंबा पाइप जो बाबूजी खटिया में फंसा कर गए थे उसे निकाला और मुंह में लगाकर जोर से खींचा। पूरा मुंह तीखे कसैले धुएं से भर गया और फिर जोर से खांसी आने लगी। मुंह नाक से धुआं निकल रहा था। खांसते खांसते उबकाई सी आने लगी। ऐसा लगा कि उल्टी हो जाएगी। मैं इस हालत में भी अम्मा पर नज़र लगाई हुई थी कि वो कुछ बोल रही हैं कि नहीं, उन्होंने हुक्का पीते देखा कि नहीं। तब मैंने अंदर अंदर बड़ी राहत महसूस की जब उन्होंने मुझे हुक्का पीते देखकर आग बबूला होते हुए कहा, अरे हरामजादी, और कुछ बचा होए वहू कैले, अरे अब और कितना नाक को बोरबे, जीते जी खून पिए थाऊ, दिखाए दिखाए के खून जलाओ थाऊ। तभी मैंने फिर एक लंबा कस खींचा और फिर खांसी का दौरा। अब अम्मा आपा खो बैठी, उनके पास ही लोटा पड़ा था, वही फेंक कर मारा। वह मुझे नहीं लगा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्हीं के पास एक मौनी मूंज की बनी कटोरी नुमा डलिया होती है, एक मौनी पड़ी थी, उसे फेंक कर मारा। इस बार भी मेरा बचना था कि अम्मा लीपना पोतना छोड़कर उठ खड़ी हुई। सामने उनके झाड़ू पड़ी थी, वही उठाकर जमकर झड़ुआ दिया। मन भर के गाली दी, कोसा। झाड़ुओं की चोट से मुझे दर्द हो रहा था, फिर भी मैं अजीब सी राहत महसूस कर रही थी कि अम्मा बोली तो। मैं तब इतना जिद में आ गई थी कि इतनी मार खा कर भी वहाँ से हटी नहीं। अम्मा कोसती हुई जाके दालान में बैठ गई और मैं वहीं आंसू बहाती बैठी, खींच खींच कर हुक्का पीती रही। पान तंबाकू खाती ही थी तो हुक्का ज़्यादा चढ़ाने, अब जिद और चढ़ाने के लिए की गई यह शुरुआत आगे चलकर आदत बन गई। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कुछ देर देखने के बाद बोला, तो बस हुक्का तक रही या सिगरेट वगैरह भी? बिल्लो फिर हंसी। आगे बहुत साल बाद मौके से सिगरेट मिल जाए तो वह फूंक देते रहे, मतलब सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू जो मिल जाए सब हजम। अब भी क्या मतलब, मन हो जाए तो आज भी? हाँ, अब भी, अगर अब शुरुआती 8-10 साल की तरह अंधाधुन नहीं, कभी कभार हो गया तो हो गया। अच्छा, मतलब कि अपने हस्बैंड की हरकतों का बदला भड़ास इस तरह निकालती थी? बिल्लू बोली, बदला तो नहीं, हमें खाली गुस्सा ये आती थी घर वालों पर कि चलो शादी जैसी भी हुई, जहाँ भाग्य था सब हो गया। हमें कोई शौक तो लगा नहीं था कि अपना वैवाहिक जीवन खुद अपने हाथों खत्म करती। लेकिन बात तो ये है ना कि दूध की मक्खी देख कर तो नहीं निकली जा सकती ना। हमने सोचा चलो जैसे चलेगी वैसे चला लेंगे, घर वाले तो हैं ही। मगर यहाँ घर पर मेरे साथ जो हुआ, जिस तरह सबका व्यवहार बदला, उससे मैं खुद गुस्से से भर उठी, बल्कि कहें कि नफरत से। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि माँ बाप ऐसा बदलेंगे। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था इन लोगों के व्यवहार से।
सोचा कि जिस मायके के दम पर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया वो लोग तो देखना ही नहीं चाह रहे। हर तरफ से धुतकारी भी महसूस करने लगी। मुझे लगा कि मैं पेड़ से टूट टूट कर गिरी पत्ती की तरह बेसहारा हो गई हूँ, जो राह चलते लोगों के कदमों तले कुचल कुचल कर खत्म हो जाएगी। जिस दिन मैंने तय किया कि मैं ज़मीन पर बेसहारा होकर गिरी पत्ती नहीं हूँ, माँ बाप परिवार सहारा नहीं देना चाहते हैं तो ना दें। मुझे नहीं ज़रूरत किसी के सहारे कि मैं अपना सहारा खुद बनूंगी। जब मैं मन में यह तय कर रही थी तब मैं कई दिनों से भूखी थी। न मैं खाना मांगती थी, न कोई मुझसे पूछता था। भूख के मारे पानी भी नहीं पिया जाता था, उबकाई सी आने लगती थी। मगर खुद अपना सहारा बनने का फैसला करते ही मैं सीधे रसोई में गई। पूरा परिवार खाना खा चुका था। एक भगोने में थोड़ी सी सांवा की खिचड़ी थी, वही निकाली। मटके में गुड़ था, वो निकाला। खाया तब कहीं जाकर जी में जी आया। मगर भूख बड़ी तेज लगी थी। थोड़ा सांवा पेट नहीं भर सका। फिर मैंने चूल्हा जलाकर आटा और गुड़ का ही हलवा बनाकर खाया। शक्कर थी नहीं, घी मिला नहीं तो तेल में ही बनाया। बनाते समय चूल्हे का धुआं, बर्तन की आवाज़ सुनकर दालान से उठकर अम्मा आई। देखा फिर चली गई। मैंने सोचा कि गुस्सा होंगी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उनके चेहरे पर भी मुझे कोई गुस्सा नहीं दिखा। शायद माँ की ममता कुछ हुलस उठी थी। बस यही वह समय था जब मैंने खुद को सहारा बनने का जो कदम बढ़ाया था उसे फिर रुकने नहीं दिया। आज जिस हालत में हूँ, घमंड वाली बात नहीं करती, लेकिन आसपास के किसी गांव में कोई नहीं जो मेरी बराबरी क्या मेरे सामने खड़ा भी हो सके। मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, औरत तो खैर कोई है ही नहीं। यह कहते कहते बिल्लो के चेहरे पर मुझे घमंड तो वाकई नहीं दिखा। हाँ, गर्व की चमक साफ दिख रही थी, एलईडी बल्ब की उस सफ़ेद रोशनी में भी। बिल्लो ने एक पुराना वाला पीला बल्ब भी लगा रखा था। उसका कहना था, इसकी पीली रोशनी की आदत एकदम से छूट नहीं पा रही है। इन्हीं पीली और सफ़ेद रोशनी में उसके गर्व को देखते हुए मैं उठा और बिल्लो के तख्त के पास पहुंचकर सिगरेट की डिब्बी खोलकर उसकी ओर बढ़ा दी। ऐसा करते समय मेरे मन में एक ही भावना थी कि यह भी इन चीज़ों की शौकीन रही है। ऐसे लोग अकेले में भले ही इसकी तलब ना महसूस करें, लेकिन सामने किसी को खाता पीता देखकर मन उनका भी मचल उठता है। मैंने देखा कि बिल्लो ने भी मेरे ऐसा करने पर कोई आश्चर्य जैसा भाव व्यक्त नहीं किया। बस इतना कहा, चॉकलेट खिला के तो बचपन जी रहे थे, अभी सिगरेट पिला के क्या जियोगे। इतना कहकर वह हंस दी, साथ ही एक सिगरेट निकाल कर मुंह में लगा ली। मैंने तुरंत लाइटर से जला दिया। उसने एक बेहद लंबा कस खींचकर ढेर सा धुआं मुंह पर थोड़ा ऊपर कर उड़ा दिया। उसने एक बेहद लंबा कस खींचकर ढेर सा धुआं मुंह थोड़ा ऊपर कर उड़ा दिया, मगर फिर भी मुझे लगा कि उसने काफ़ी धुआं अंदर ही खींच लिया। उसने जिस तरह कस खींचा उससे साफ लग रहा था कि वह हुक्का खूब पी चुकी है। सिगरेट का कस खींचने में भी वह वही जोर दिखा था। पहला कस लेने के बाद उसने सिगरेट देखते हुए कहा, सिगरेट तो बड़ी बढ़िया है, पहली बार पी रही हूँ। यहाँ इतनी बढ़िया सिगरेट नहीं मिलती। मैंने कहा, हाँ, इस रेंज में गांव में मुश्किल ही है, या जौनपुर में मिली। हालांकि मैं जो पीता हूँ वो वहाँ भी नहीं मिली। मैंने बिल्लो की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि सिगरेट पिलाकर क्या जी रहा हूँ। मैं पूरी तरह से उसके हाव भाव काम बात को गहराई तक समझने का प्रयास कर रहा था कि यह मेरी वही भोली भाली चंचल बिल्लो है, या एक दबंग गंवई महिला, या इसमें वह गुण भी हैं जिनके आधार पर मैं इसे लेडी डॉन कह सकता हूँ। मैं वापस अपने तख्त पर बैठकर बोला, बिल्लो, एक बात पूछना, नहीं, दो बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो, तुम नाराज ना हो तो। मेरे इतना कहते ही बिल्लो ने जो अगला कस लेने जा रही थी वह रुक गई। बोली, कैसी बात कर रहे हो? कुछ कहने के लिए तुमको मुझसे आज्ञा की जरूरत की बात कहाँ से आ गई? तुम तो बड़ा गजब कर दियो। पूछो, एकदम बेहिचक पूछो। दुनिया के लिए हम चाहे जो हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी वही बचपन वाली बिल्लो ही रहूंगी, और तुम भी मेरे लिए हमेशा वही रहोगे जो तब थे। बिल्लो की इस बात ने मुझे निश्चिंत कर दिया, तो मैंने सीधे कहा, बिल्लो, मैं यहाँ
यह समझ के रुका था कि तुम्हारा भतीजा परिवार यहाँ होंगे, मगर परिस्थिति बस वो सब नहीं है। तुम यहाँ अकेले हो। ऐसे में मेरा यहाँ रुकना कहीं गांव में लोगों को ऊट पटांग बोलने का मौका ना दे दे। मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ। तुम्हें अगर कहने में हिचक हो रही हो तो बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाचा के यहाँ चला जाऊँगा। वैसे भी वो लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूँ, वैसे भी वो लोग यही चाहते हैं। मेरे इतना कहते ही बिल्लो ने दाहिने हाथ की हथेली अपने माथे पर चट्ट से मारी और बोली, धात तेरे की, कहा रे मर्दवा, तू शहर वाले इतना डरपोक काहे होते हैं? अरे हम औरत जात थे, हमें कोई चिंता नहीं, हमारे दिमाग में तो ये बात आई तक नहीं। अरे हमारे घर कोई आएगा तो हमारे यहाँ नहीं ठहरेगा तो किसी और क्या रुकेगा? और दूसरी बात कि यहाँ किसी की इतनी बिसात नहीं है कि हमें हमारे घर की तरफ भूल के भी आंख उठा के देख ले। लांछन लगाने या लगावे की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ, तुम्हारा मन ना लग रहा हो तो बताओ। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुमको लेकर ही परेशान हो रहा था। तुमने बात साफ कर दी, अब इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं। चलो, तुम्हारा डर तक खत्म हुआ। और दूसरी कौन सी बात पूछे चाहो तो? मैंने कहा, दूसरी असल में कल से तुम्हारी लाइफ के बारे में जितना जाना, उसके बाद एक प्रश्न बार बार मन में उठ रहा है कि चलो पहली बार जो हुआ वो हुआ, बाद में तुम्हारे मन में फिर दूसरी शादी के लिए इच्छा नहीं हुई, या तुम्हारे घर वालों ने कोई बात आगे नहीं बढ़ाई? मेरी ये बात सुनते ही बिल्लो हंस पड़ी, बोली, तुम वहाँ का बात करा तो देखो, पहला जो अनुभव रहा उससे शादी पति नाम से ही नफरत हो गई। दूसरे घर में सबका व्यवहार ऐसा रहा कि मन में ऐसा गुस्सा भरा रहता है। कभी कभी तो मन करता कि बाका उठाऊं और जो मिल जाए सबको बाल डालूं, बाल मतलब काट डालूं। बाद में जब काम धाम में मन लगने लगा तो गुस्सा कम हुआ। फिर जब हाथ में पैसा आने लगा तो मन पैसा कमाने में रमता गया, इतना कि नई नई चीज़ करने लगी। कोड़ौरी से शुरू करके अचार, फिर आगे बढ़ते गए पैसों का हिसाब। काम दाम देख के सब कहने लगे कि ये तो एकदम बढ़िया हो गई है। पैसा आने लगा तो घर की सूरत बदलने लगी। तब एक बार अम्मा ने बात उठाई। वो चाहती थी कि उसी कल मुँह से बातचीत करके हम उसी के साथ हो लें। वो हमसे बात करने से पहले बाबू को वहाँ भेजने के लिए तैयार कर चुकी थी। जाने के एक दिन पहले मुझसे न जाने क्या सोचकर पूछ लिया। इतना सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई कि मैं इतना बड़ा बोझ हूँ कि एक बार किसी तरह उस नर्क, उस मौत के मुंह से निकल कर गई। ये माँ बाप हो के फिर वहीं भेज रहे हैं। अब तो हम इतना कमा रहे हैं, घर भर की रंगत बदल दी है, फिर भी हम इन सब के लिए भारू यानी बोझ बने हैं। हमने अम्मा बाबू दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। अम्मा बोली, तू जब तक रहबे तब तक घरे का नकिया झुकी रहे। अरे जिंदगी भर के राखे तो के, अरे जिंदगी भर के राखी तो के, ये जौन काम धंधा फाने आऊ उसे और सब बोलत है कि सब बिटिया की कमाई खात हैं। कब तक काने में अंगूरी डारे बैठी रही। उस दिन घर में फिर बवाल हुआ। हमने कहा, ठीक है, अब हम इस घर में रहेंगे ही नहीं। उस दिन हम कुआं के पास खटिया डाल के सोए। सब बहुत कोशिश किए कि अंदर चल कर सोऊं और रात बिरात कुछ छोड़ ना जाए, गांव वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन हम नहीं माने। अगले दिन उसी कुआं के पास पहला काम की खटिया डाले भर की एक मड़ई तैयार कराए। घर खाना पानी सब बंद कर दिया। भुजुआ के यहाँ से लैया चना मकई का दाना गुड़ बाजारे से लाए के कई दिन गुजारे। फिर आनन फानन में दीवार खड़ी करा के टिन सेट डलवाया। इस बीच पूरे घर ने जोर लगा दिया कि हम घर वापस चले, लेकिन मैं शुरू से अपनी जिद की पक्की ठहरी तो टस से मस नहीं हुई। घर भर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि अच्छा यही है सबके लिए कि अब हमें रोकने की कोशिश ना करो, और नहीं तो तुम सबका नाम लगाकर फांसी लगा लेंगे या फिर थाने में रिपोर्ट लिखा देंगे। मेरे आँख से तेवर देखकर सब एकदम शांत हो गए। फिर मैंने अपने कदम अपने हिसाब से आगे बढ़ाए। जैसे जैसे सफलता मिलती गई मेरे सपने भी बड़े होते गए। मैंने अब तक जो कुछ पाया है वह दुनिया के लिए भले ही मामूली हो, छोटे हों, लेकिन मेरी नज़र में बहुत खास है, बहुत बड़े हैं। मेरा अगला जो सपना है उसे सुनकर शायद तुम भी चौंक जाओ।
उसकी इस बात को सुनकर मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे बारे में अब तक जितना जाना है उसके बाद तो कुछ भी सुनकर नहीं चौंकूंगा। बताओ अगला सपना क्या है? तो बिल्लो बोली, पहले एक सिगरेट निकालो तब बताऊं। पहले एक सिगरेट निकालो तब बताऊं, उसने ऐसे अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। मैंने फिर उठकर उसे सिगरेट दी और खुद भी जलाई। 2-3 कस लेने के बाद बोली, सिगरेट वाकई बड़ी अच्छी है। मैंने कहा, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे सपने से ज़्यादा तो नहीं होगी। वह फिर मुस्कुराई और बोली, या तो तुम ही तय करना। मेरा सपना सांसद बनने का है। मैं अगला चुनाव लड़ूंगी। पिछले कई सालों से मैं तैयारी में लगी हूँ। मेरे इस सपने के बारे में भतीजा, उसकी बीवी के बाद तुम तीसरे व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी योजना पर विस्तार से बात कर रही हूँ। इसलिए यही कहूँगी, किसी और को नहीं बताना, शिखर को भी नहीं। मैंने किसी को न बताने का वादा करते हुए कहा, मगर बिल्लो, एमपी का चुनाव आसान नहीं है। किसी बड़ी पार्टी से टिकट मिलने पर भी जीतना आसान नहीं होता। टिकट मिलना ही अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। महिलाओं के लिए तो यह खीर कई गुना ज़्यादा टेढ़ी होती है। बड़े नेताओं द्वारा टिकट देने के नाम पर महिला नेताओं के यौन शोषण की न जाने कितनी घटनाएं सामने आती रहती हैं। बिल्लो के चेहरे पर मेरी इस बात के साथ ही कठोरता भी आ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। टिकट देने के लिए नेता औरत का शरीर ही नहीं नोचते, मगर अगर सिर्फ ऐसा होता तो आधी टिकटें औरतों के पास हों, क्योंकि तमाम तो इसके लिए खुद ही बिछ जाती है। लेकिन नेता शरीर के साथ साथ नोटों की गड्डियाँ भी बक्सा भर मांगते हैं, और हम दोनों के लिए तैयार हैं। बिल्लू की इस बात ने मुझे जबरदस्त शौक दिया। मैं चौंक गया। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? बिल्लू, टिकट के लिए पैसा तक तो समझ में आता है, लेकिन इसके लिए तुम उन कमीने नेताओं के सामने अपने तन को भी डाल दो, या? बिल्लो बीच में ही हंस पड़ी, बोली, बहुत अनाड़ी हो। बिल्लो को घंटा 2 घंटा में ही समझ लोगे। अरे बिल्लो, जब जवानी में तन की आग को थामे रही, उसे कभी भभकने नहीं दिया, किसी की छाया नहीं पड़ने दी, तो अभी 44-45 की उम्र में कहाँ भभकने दूंगी, कहाँ किसी को छूने दूंगी। मैंने कहा, मैं तन की आग वाग की बात नहीं कर रहा, टिकट के लिए नेताओं के सामने। सुनो, तुम गलत समझ रहे हो, हमारी बात तो सुनो पूरी। मैंने कहा, ठीक है, बताओ। वह बोली, देखो, मैं अपने को उनको सौंपने नहीं जा रही। पैसा तो देना है, वह तो दूंगी। इसके साथ ही उनको औरत भी चाहिए तो वह वो दूंगी, मगर खुद को नहीं। उनको औरत चाहिए ना, मिलेगी, मगर कोई और होगी। जब बोरों में नोट दूंगी तो उसी तरह थोड़े नोट और ढीले करूंगी। जो जितनी कहेंगे उतनी औरतें उनके सामने डाल दूंगी। बिल्लो की बात सुनकर मैं उसे आंखें फाड़ कर देखता रहता हुआ बोली, ऐसे का देख रहा हूँ? अब तक ऐसे रास्तों से गुजरी हूँ कि अब बिना धोखा खाए किसी भी रास्ते से कैसे निकला जाए, यह सब आ गया है। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन कई बार तो यह भी होता है कि यह सब करने के बाद भी टिकट ही नहीं मिलता। तब आदमी, खासकर औरत, कह भी नहीं पाती कि उसने कितना दिया, क्या क्या किया। बिल्लू ने कहा, हाँ, इस बात का भी पता है। तो इस समस्या का क्या हल निकालूंगी? किसी पार्टी से कोई संपर्क हुआ क्या? जब बनने की सोची तो समस्या का समाधान भी निकाला, और सबसे मजबूत पार्टी को भी साथ रखा है। बिल्लू की बातें जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका सख्त रूप भी सामने आ रहा था। मुझे लगा कि मैं जितना उसके बारे में समझता हूँ, जितना अनुमान लगाता हूँ, या उससे हर बार 4 कदम आगे ही निकलती है। मैंने आखिर पूछ ही लिया समाधान, और पार्टी के बारे में तो उसने सबसे मजबूत पार्टी का नाम लेते हुए कहा। जब शामिल हुई इस पार्टी में, अपनी ताकत का एहसास कराती हुई कि कितने लोग हैं हमारे साथ, तभी यह भी गारंटी ली कि मुझे टिकट चाहिए ही चाहिए। फिर उस कर्ता धर्ता को टटोला जिसकी सबसे अहम भूमिका होगी टिकट वितरण में। ऊपर से बड़ा साफ सुथरा, बड़ा सख्त दिखने वाले इस नेता को जब और ज़्यादा करीब से जानने के लिए कि टिकट के मामले में क्या क्या गुल खिलाएगा, किस किस हद तक जाएगा, तो उसकी स्वच्छ सभी सफ़ेद कपड़ों के पीछे
उसकी गंधाती बजबजाती काली छब नजर आई। 2-4 मुलाकात ही हुई थी कि उसका असली चेहरा दिखाई दिया। लार टपकाते हुए जब उन्होंने या टिकट की दुहाई दी तो मैंने कहा, आपको गड्डियों के भोग के साथ साथ खूबसूरत जवान औरतों का भी भोग लगवाऊंगी। मुझ बुढ़िया में क्या रखा है। दवा उसने बहुत बनाया, लेकिन हमने किया वही जो तय किया था। कुछ ही दिन बाद वह प्रदेश प्रभारी के नाते बनारस पहुंचा। मैं वहीं जाकर फिर मिली। वह मिलते ही बुनबुनाया, तुमने धोखा दिया, भूल जाओ टिकट विकट। मैंने उसे मन ही मन गाली दी कि अरे नस पिटाऊ, दे जराऊ, इतना खर्च करके और इतना खर्च करने के बाद कैसे भूल जाई, कैसे छोड़ दे तो है। मैंने तुरंत कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जौनपुर से यहाँ आपके लिए सारी व्यवस्था करके ही आई हूँ। इतना कहना था कि उसकी आंखें, उसकी बाछें खिल गईं। मगर था वह बहुत शातिर। जिस होटल में था वहाँ तैयार नहीं हुआ। फिर एक दूसरी जगह व्यवस्था की। वहीं जब सरऊ दारू और लौंडिया की नशा में पगलाए हुए थे तो उसकी पिक्चर भी बनवा ली। जब वो मुझसे ये सब बतिया रहा था तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने ब्लाउज में छिपाए रहे बड़ा मुंह डालकर बात कर रहा था। हमने कहा, डाल जितना मुंह डालेगा उतना ही अच्छा रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही 7-8 बार की उसकी कुंडली बनाए के रखे है। टिकट देते समय उत्तन को एहर ओहर हिलन तो हम उन्हीं की नहीं, इस प्रदेश में उनकी पार्टियों की भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सारा खेल बिगाड़ के रख दे। बस ई टीवी चैनल वालन को एक तो DVD भेजना पर रहेगा। बाकी काम तो इस चैनल वाले अब तो चीख चीख के खुदा इनकी दोगली सफ़ेदी उतार देंगे। रहा हमारा टिकट तो उस समय हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। निर्दलीय लड़ेंगे, मुद्दे को भुनाएंगे कि इस सब महिलाओं के शोषक हैं। एक बेसहारा औरत का शोषण करने की कोशिश की। औरतों को अपने स्वाभिमान, इज्जत, अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना होगा। सारे मर्द एक से हैं, सारी पार्टियां एक सी हैं। ऐसे न पूरा सही, अगर महिलाओं का आधा वोट भी खींच लिया तो हमारी जीत पक्की है। पूरे क्षेत्र की वोटर लिस्ट हम खंगाल चुके हैं। हमें अपनी गणित पर पक्का भरोसा है, जीतेंगे जरूर। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में सुनिए।